हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का हमारे चैनल ई स्कूल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ई स्कूल ने जैसा कि आपको बताया था कि एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम इडियम्स और फ्रेजेस पढ़ेंगे। तो इसी सीक्वेंस में हमारा नेक्स्ट जो सेशन है, सेकंड सेशन, ये है इडियम्स और फ्रेजेस पे। इसको शुरू करते हैं। देखिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना कम समय में आप जितना ज्यादा सीख पाए। तो उसी सीक्वेंस में अपने फर्स्ट इडियम लेते हैं, एन एस इन द होल। ठीक है, एस इन द होल, इसका हम सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। एन एडवांटेज दैट यू हैव दैट अदर पीपल डोंट नो। आपके पास में एक ऐसी क्वालिटी है जो दूसरे लोगों को पता नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास में एक हुक्म का इक्का होना, एक ऐसी क्वालिटी होनी जो हिडन है, लोगों को पता नहीं है, बट यू हैव दैट स्पेशल पावर विद यू। तो ये इसका मीनिंग होता है। अब इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। आवर टीम मेंबर्स आर आर एस इन द होल। मैं कहता हूं कि मैं जिस टीम के साथ में काम कर रहा हूं, तो मेरी टीम के जो मेंबर्स है वो मेरे सबसे बड़ी पावर है। सो आर टीम मेंबर्स आर आर एस इन द होल। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आर लीडर इज द एस इन द होल ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। मतलब इस क्राइसिस में, इस संकट की स्थिति में, इस बुरे समय में हमारा जो लीडर है वो एस इन द होल है। ही इज द हिडन एडवांटेज दैट वी हैव दैट नोबडी नोज। तो ये होता है एस इन द होल। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, एन एक्यूलीज हील। अब ये देखिए, वैसे दिस इडियम हैज बीन टेकन फ्रॉम सम मिथोलॉजिकल बैकग्राउंड, है ना। तो एक्यूलीज हील, एक्यूलीज एक कैरेक्टर है जिसकी हील में ऐसी कमजोरी थी, अगर उस पे कोई अटैक करे तो वो मर सकता था। तो ये हो गया किसी पर्सन का कोई कमजोर, कह सकते हैं हिस्सा होना या कमजोरी होना, वो एक्यूलीज हील होता है। तो इसका मीनिंग हम देखते हैं। एंड द स्मॉल फॉल्ट इन अ पर्सन और सिस्टम विच माइट कॉज फेल्योर। ऐसी कमी किसी व्यक्ति में या किसी सिस्टम में जो आपको असफलता की तरफ ले जा सकती है, जो आपको फेल कर सकती है, तो वो एन एक्यूलीज हील होता है। इसको एग्जांपल में समझते हैं। देखिए, हिज एरोगेंस विल टर्न आउट टू बी हिज एक्यूलीज हील। उसका जो घमंड है, एरोगेंस है, वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होगा और वही उसको फेलियर की तरफ लेकर जाएगा। तो ये इसका मीनिंग होता है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। योर दिस डिसीजन इज योर एक्यूलीज हील। कोई कहता है कि मुझे पता नहीं कहाँ गलती रही, तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा ये जो निर्णय था, ये निर्णय तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी कमी रही, जिसके कारण से यू फेल्ड। आया समझ में? तो एक्यूलीज हील होता है किसी व्यक्ति की ऐसी कमजोरी जिससे वो असफल हो गया, तो वो एक्यूलीज हील हुआ है। तो आप भी अपने एक्यूलीज हील देखिए कि आपकी कमजोरी कहाँ है, कि वो आपके आगे नहीं आई सफलता में, तो वो आपकी एक्यूलीज हील होती है। सो यू हैव टू ट्राई टू रिमूव दैट एक्यूलीज हील, ट्राई टू बी वेरी स्ट्रांग इन वट एवर फील्ड दैट यू हैव चोजन फॉर योर लाइफ। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बैक द रॉन्ग हॉर्स। बैक करना, यहाँ पे देखो मीनिंग इसका, अगर सिर्फ वर्ड का देखे तो इसका मतलब हो गया किसी को सपोर्ट करना। तो बैक द रॉन्ग हॉर्स, घोड़े की रेस होती है, आप घोड़ों पे दाव लगाते हैं, है ना। तो गलत घोड़े पे दाव लगा देना। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये इसका लिटरल मीनिंग नहीं लेना है, इसका हमें फिगरेटिव मीनिंग लेना है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में है, किसी ऐसे डिसीजन के साथ में है, किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जो गलत हुआ, आपका डिसीजन आपको उनके साथ नहीं होना चाहिए था। तो ये क्या होता है? टू बैक द रॉन्ग हॉर्स। तो इसका मीनिंग हुआ टू सपोर्ट अ पर्सन और थिंग दैट फेल्स। आप गलत जगह पे अपनी ताकत झोंक देते हो, तो दिस इज कॉल्ड टू बैक द रॉन्ग हॉर्स। सो अब इसको एग्जांपल में समझ लेते हैं। इफ यू चूज योर ब्रदर, यू विल बैक द रॉन्ग हॉर्स। अगर इस काम में तुम अपने भाई को चुनते हो, तो तुम गलत व्यक्ति के साथ जुड़े हो। यू हैव चूजन द रॉन्ग हॉर्स। आया समझ में? तो टू बैक द रॉन्ग हॉर्स का मतलब गलत, ऐसा व्यक्ति जो असफल होने वाला, उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाना, वो होता है टू बैक द रॉन्ग हॉर्स। इसको एक एग्जांपल में देखते हैं। जैसे, द मिनिस्टर सेलेक्टेड अ क्रिमिनल फॉर दिस पोस्ट, ही इज बैकिंग द रॉन्ग हॉर्स। अब ये कहता है कि जो मिनिस्टर है, मंत्री है, उसने एक क्रिमिनल को इस पद के लिए चुना है। इसका मतलब ही इज बैकिंग द रॉन्ग हॉर्स, मतलब वो गलत व्यक्ति पे दाव लगा रहा है, गलत व्यक्ति को चुन रहा है,
that this decision may turn out to be an Achilles heel. तो देखो इसको हम इस तरीके से यूज भी कर सकते हैं। Achilles heel को हमने इसमें यूज किया, if you are backing the wrong horse this will turn out to be your Achilles heel। आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कॉल ऑफ द डॉग्स। ये बहुत ही अच्छी इडियम है। कॉल ऑफ द डॉग्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अटैक करने से बचना, क्रिटिसाइज करने से अपने आप को रोकना, ये होता है टू कॉल ऑफ द डॉग्स। ठीक है, टू स्टॉप अटैकिंग और क्रिटिसाइजिंग समवन, किसी व्यक्ति को या सिस्टम को अटैक करने से रोकना, क्रिटिसाइज उसकी आलोचना करने से बचना, ये होता है टू कॉल ऑफ द डॉग्स। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। ही हैज आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, उसने माफी मांग ली है। यू मस्ट कॉल ऑफ द डॉग्स नाउ, अब यू मस्ट स्टॉप अटैकिंग हिम, यू मस्ट स्टॉप क्रिटिसाइजिंग हिम। अगर उसने गलती मान ली है, ही हैज आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, यू मस्ट फॉरगिव हिम, यू जस्ट कॉल ऑफ द डॉग्स। आया समझ में? एक और एग्जांपल देखते हैं। कॉल ऑफ द डॉग्स व्हेन योर ओपोनेंट इज नॉट हार्ड ऑन यू, जब आपका ओपोनेंट, आपका दुश्मन, आपका विपक्ष आप पर इतना टक्कर आपको नहीं दे रहा है, वो कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में अपने ओपोनेंट को, अपने दुश्मन को, अपने शत्रु को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उस पर अटैक नहीं करना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड टू कॉल ऑफ द डॉग। ठीक है, तो ये हुआ अपना नेक्स्ट इडियम। आगे बढ़ते हैं, अ डैम्प स्क्वेब। डैम्प स्क्वेब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि दिखने में तो बहुत अच्छा, लेकिन बाद में पता चलता है कि बिल्कुल फेलियर हो गया, है ना। तो अट्रैक्टिव दिखना लेकिन कुछ नहीं होना उसमें। तो हम जैसे कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान, दिखने में बहुत अच्छा, बहुत ही ग्लैमर दिख रहा है, देयर इज नथिंग इनसाइड इट, दिस इज कॉल्ड अ डैम्प स्क्वेब। एन इवेंट विच पीपल थिंक विल बी एक्साइटिंग, ऐसी चीज, घटना, ऐसा इवेंट जो लगने में एक्साइटिंग हो बट विच इज डिसअपॉइंटिंग व्हेन इट हैपेंस, लेकिन कोई ऐसा काम होता है तो दैट टर्न्स आउट टू बी अ फेलियर। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज कॉल्ड अ डैम्प स्क्वेब। मतलब कोई प्रोजेक्ट मान लो मैंने शुरू किया और वो प्रोजेक्ट दिखाने के लिए मैंने बहुत उसको हाईलाइट किया, लेकिन पता चला कि जब वो मैंने काम किया तो वो कुछ नहीं था, सिर्फ फेलियर था। आई जस्ट टॉक्ड अ लॉट बट देयर वाज नथिंग सब्सटेंस इन दैट थिंग, सो दिस इज कॉल्ड अ डैम्प स्क्वेब। ही लास्ट ओवर टर्न्ड आउट टू बी अ डैम्प स्क्वेब। मतलब किसी, मान लो कि 50th ओवर है, ऐसे व्यक्ति को लिया कि बहुत अच्छा ओवर करेगा, बहुत कुछ उसके बारे में सोचा गया कि वो हमें जिता सकता है। फाइनली ही टर्न्ड आउट टू बी द फाइनल सोर्स ऑफ आवर फेलियर। तो वो डैम्प स्क्वेब हो गया, बहुत ज्यादा माहौल बनाया गया, एक्साइटमेंट बनाया गया, बट एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी फेलिंग। माई परफॉर्मेंस वॉज नॉट लाइक्ड बाय द जजेस। जैसे मैं वो कहता हूँ कि जजेस ने, निर्णायक मंडल ने मेरी परफॉर्मेंस को पसंद नहीं किया, इट वॉज टोटली डैम्प स्क्वेब, ये पूरी तरह से फेलियर हो गया, तो मेरी परफॉर्मेंस फेलियर हो गई। इट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी वेरी एक्साइटिंग, एंटरटेनिंग, यू नो, अट्रैक्टिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इट टर्न्ड आउट टू बी अ डैम्प स्क्वेब। तो ये हुई हमारी फिफ्थ इडियम। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा प्लान था कि हम 5 ऐसी इडियम देखेंगे जो हम उसको मीनिंग से एक्सप्लेन करेंगे और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। नाउ वी विल टेक सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आपको एक इडियम दे रखी है, उसके 4 ऑप्शंस हैं एंड यू हैव टू चूज आउट द राइट आंसर। ठीक है, तो चलो फर्स्ट देखते हैं, मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ किसे कहते हैं? ठीक है, हम ये कह सकते हैं किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही थोथला है, मतलब उसमें कुछ सब्सटेंस नहीं है। तो मैन ऑफ नो सब्सटेंस इज कॉल्ड मैन ऑफ स्ट्रॉ। जिसमें कुछ भी ऐसी क्वालिटी नहीं है, कुछ सब्सटेंस नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड मैन ऑफ नो सब्सटेंस। जिसमें कुछ ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, तो वो मैन ऑफ स्ट्रॉ होता है। मैन ऑफ नो लव, मैन विदाउट मनी, ये भी नहीं होगा। मैन विद मनी, कुछ सेंस नहीं बनता। ध्यान में रखना इसको, जो भी इडियम हम पढ़ते हैं, डोंट गो डायरेक्टली यू नो टू द लिटरल मीनिंग, उसके लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है। हमें क्या करना है? हमें या तो मीनिंग समझना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है मैन विद नो सब्सटेंस, जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, क्वालिटी नहीं है, दिस इज कॉल्ड मैन ऑफ स्ट्रॉ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इडियम। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ही कैन नॉट कैरी आउट दिस ड्यूटी एज ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ।
आप उससे उम्मीद करते हो कि वो ये काम कर लेगा, लेकिन मुझे लगता है इज अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, वो ये काम नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हुआ, मैन ऑफ नो सब्सटेंस। आगे बढ़ते हैं, डोंकीज ईयर्स, ये भी काफी एग्जाम्स में पूछी जाती है। डोंकीज ईयर्स, इसको कहते हैं फॉर अ लिटिल टाइम, फॉर ओनली 1 ईयर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, गुड टाइम फॉर डंकी। अब ये ध्यान में रखना, डोंट गो टू द लिटरल मीनिंग, हमें जो दिख रहा है वैसे मीनिंग पे नहीं जाना है ना। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, फॉर ओनली 1 ईयर नहीं होगा, फॉर अ लिटिल टाइम नहीं होगा। द राइट आंसर इज थर्ड वन। तीसरा आंसर क्या है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो डोंकीज ईयर्स कहने का मतलब एक लंबे समय से। इसको एग्जांपल्स में समझ लेते हैं, इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर डोंकीज ईयर्स। फॉर मैनी ईयर्स भी मान लो कि इसमें मैं करता हूँ, फॉर मैनी ईयर्स मतलब लंबे समय से, कई सालों से नहीं दिखा है, लॉन्ग टाइम कर दिया, है ना। जैसे मैं कहता हूँ लॉन्ग टाइम, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर मैनी ईयर्स, फॉर लॉन्ग। तो डोंकीज ईयर्स का मतलब हो गया लंबे समय से, ठीक है, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, टूथ एंड नेल, ठीक है, इसका संबंध किसी दांत से, नाखून से इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको एग्जामिन बॉडी पार्ट, इसको मत समझ लेना, इसका बॉडी पार्ट से कोई लिंक नहीं है। यूजिंग ऑल वेपन्स, ये भी मत समझ लेना, ठीक है। टू बी एन इंजीनियर, ये भी मीनिंग नहीं है। इस आंसर इज सेकंड वन, विद फुल पावर, पूरी दम लगा देना, विद टूथ एंड नेल, पूरी ताकत लगा देना, पूरी दम झोंक देना किसी काम में, दिस इज कॉल्ड टूथ एंड नेल। ही फॉट टूथ एंड नेल, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, वह पूरी ताकत के साथ में, फुल पावर के साथ में लड़ा। तो ही फॉट टूथ एंड नेल एंड डिफीटेड द एनिमी, उसने अपने दुश्मन को हराया। सो ही फॉट टूथ एंड नेल। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट देखते हैं, हार्ड नट टू क्रैक, ऐसा नट जो आप दांतों से तोड़ नहीं सकते हो। तो ये क्या हुआ, टेस्टलेस हुआ, नहीं। नथिंग टू इट, नहीं, ठीक है। वेरी वेल प्रिपेयर्ड प्लान, नहीं। इसका सही आंसर है वेरी डिफिकल्ट। मैं कहता हूं क्रैकिंग नीट एग्जाम इज हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल होना। तो ये होता है हार्ड नट टू क्रैक। उसको एग्जाम्पल देखते लिखते हैं, क्रैकिंग दिस एग्जाम इज अ हार्ड नट टू क्रैक, इस परीक्षा को पास करना बहुत ही मुश्किल है। तो किसी चीज के लिए आप कहते हो कि ये बहुत मुश्किल काम है, तो उसको कहो ऐसा हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। तो आप अपना खुद का सेंटेंस, आप चलो ऐसा करो कि आप अपना खुद का कोई ऐसा ऐसे आपके बारे में ऐसी चीज बताओ जो आपको बहुत मुश्किल लगती है। जैसे मैं कहता हूँ लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज इज हार्ड नट टू क्रैक, फ्रेंच लैंग्वेज सीखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो ये क्या हुआ, हार्ड नट टू क्रैक। आप अपने भी ऐसे कोई एग्जांपल बताओ कि आपके लिए कौन सा ऐसा काम है जो मुश्किल है, तो उसको आप अपने सेंटेंस में बनाइए, एंड टेल मी व्हाट इज हार्ड नट टू क्रैक फॉर यू। नेक्स्ट, एट अ स्ट्रेच, मतलब लगातार एक बार में आप कोई काम कर पाना, ठीक है। इन वन राउंड, नो। एट वंस बेस्ट, नो। इसका सही आंसर क्या हुआ, कंटिन्यूअसली, इंटरमिटेंटली भी नहीं होता है, रुक रुक के भी नहीं होता है, लगातार। इसका मीनिंग क्या होता है, एक बार में लगातार कोई काम कितना कर पाते हो। जैसे आई हैव ड्रिवन कार फॉर 200 किलोमीटर्स एट अ स्ट्रेच, मैंने 200 किलोमीटर लगातार कार चलाई हुई है। तो कंटिन्यूअसली एट अ स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली। तो ये आपको याद रखना है, एट अ स्ट्रेच कंटिन्यूअसली होता है, डोंकीज ईयर्स लंबे समय से होता है, हार्ड नट टू क्रैक वेरी डिफिकल्ट। इस तरीके से पूरा वीडियो देखने के बाद में इन आप क्या करो कि ये जो इडियम्स है उनको रिपीट करो, दो चार बार बोलोगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए आसान रहेगा ये समझना, याद करना आसान रहेगा। दो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू explain all these idioms with examples and with some live examples, तो मुझे लगता है कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इनको समझने में। So let's come to the conclusion. Thanks for watching this video. I request you to subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Be tuned, stay connected with me, and I will try my best to be a part of your success one day. Thank you very much.